हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, जो ये आप लोग के 20 मार्क वाले ठीक है ओएमआर प्रश्न होंगे, उनको इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ये हिंदी में आप लोग का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग के हिंदी गद्य से रिलेटेड, पद्य से रिलेटेड, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित, विधाओं से संबंधित, और उसके अलावा जितने भी आप लोग के ग्रामर सेक्शन वाले प्रश्न है, लाइक संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विभक्ति रूप, सबसे आप लोग का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो हम लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे जो पहला प्रश्न है, ठीक है, कि शेखर एक जीवनी किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। मतलब शेखर एक जीवनी ये जो है रचना किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ऑप्शन है कि जीवनी पे, या आत्मकथा पे, या नाटक पे, या फिर उपन्यास पे। देखो, जो शेखर एक जीवनी है, यहाँ पे काफी लड़के यहाँ अंत में जीवनी देखकर समझ जाते हैं कि ये जीवनी विधा की रचना है और इस पे सही मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। और यही लेखक आपसे मतलब सॉरी जो पेपर बनाने वाले होते हैं आपसे माइंड गेम खेलते हैं, इसको बार बार देते हैं आपके एग्जाम में कि शेखर एक जीवनी किस विधा पे आधारित रचना है, और विधा पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवनी अंत में लिखा हुआ है तो लड़के अधिकांश तो इससे समझते हैं कि ये जीवनी विधा की रचना होगी और जीवनी पे इसका ऑप्शन टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन आप लोग नीचे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। ओके, जो हंस पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। यहाँ थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, हंस पत्रिका के संपादक कई थे। आपका ऑप्शन है कि माखनलाल चतुर्वेदी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, प्रेमचंद है, या महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन होगा थर्ड नंबर की प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे भैया, तो प्रेमचंद जी थे। ठीक है, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि मैला आंचल के लेखक हैं। ठीक है, मैला आंचल के लेखक कौन है, ये थर्ड प्रश्न है। देखो, मैला आंचल सबसे पहले तो किस विधा पे आधारित रचना है। कई बार ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है। अभी ये रिसेंटली जो आप लोग का 2022 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, इसमें भी पूछा था। तो मैला आंचल आप लोग याद रखिएगा उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। और किसकी रचना है, तो ये जो ग ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, ये सही है। न धर्मवीर भारती की है, न अमृत राय की, न अज्ञे की है। किसकी है, आप लोग की फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल, उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। चलो, आई होप ये थर्ड प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग फोर्थ नंबर देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद आप सब लोग आंसर जानते हो, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को ही हिंदी गद्य का उत्कर्ष काल या सूर्योदय काल, एक तरह से उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। क्लियर, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु युग को। क्लियर, चलो चौथे प्रश्न के बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है ये कि प्रथम तारसप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखो यार, ये काफी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें तीन ठे प्रश्न आते हैं, एक प्रथम, एक द्वितीय और एक तृतीय। ठीक है, तीनों को मैं बता देता हूँ। देखो, जो प्रथम सबसे पहले तो ये तारसप्तक काव्य संग्रह क्या था। जैसे इसमें ना मतलब कई कवि मिलकर एक अपनी जो रचनाएं थी एक ही पुस्तक में संकलित कर उसे प्रकाशित किए। ठीक है, तो इसी को मतलब नाम दिया गया तारसप्तक काव्य संग्रह। और इसके तीन मतलब वर्जन आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट का जो प्रकाशन हुआ वो 1943 में हुआ। तो क्वेश्चन के अनुसार तो ये सेकंड सही है, लेकिन अगर आपसे कहीं सेकंड पूछ दे कि सेकंड तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो वो याद रखेगा 1951 में। और अगर कहीं आपसे थर्ड पूछ दे तो वो याद रखेगा 1959 में। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलो अब हम लोग अगली पांचवें के बाद जो 6 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके,
और कथन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। गलत है भाई, ये गलत है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, सॉरी मतलब ऑप्शन है इसी में कि क्या भूलूप किया याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बिल्कुल सही ऑप्शन है और मैं कई बार बता चुका हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या भूलूप किया याद करूं, और एक और है नीर का निर्माण फिर। ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं और आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया। तो 4 ऑप्शन में से ये सेकंड सही हो गया, तो ये आपका गलत होगा। इन पे हमें कोई डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता। चलो हम लोग आगे चलते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर। आप लोग देख सकते हो कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ओके, सब लोग जानते हो भाई साकेत मैथिलीश और गुप्त जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सही है, ये हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और ये प्रेमचंद, ये गलत ऑप्शन है। ठीक, चलो अगली हम लोग अगली रचना देख लेते हैं। अगली देखो ये है कि चिंतामणि के लेखक कौन है भाई। फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग के लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि या फिर विचार विधि कह ले, ठीक है। और चिंतामणि के भाग 1 और भाग 2 भी हैं, ठीक। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आप लोग इसको याद कर सकते हो। न भूषण है, न जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा, ये तीनों ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग के है 8वां प्रश्न कि यहाँ पे शायद हमने यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे देखो ये 6 नंबर और यहाँ भी 6 नंबर, दो हम लोग का प्रश्न हो गया 6 नंबर टाइपिंग का। ये टाइपिंग मिस्टेक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 20 प्रश्न कर रहे थे, शायद लास्ट में 21 प्रश्न हम लोग कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें उससे क्या मतलब, जितना हम लोग प्रश्न कर ले अच्छा ही रहेगा। चलो हम लोग का ये 8वां प्रश्न हो गया। 8वां ही मैं इसको लेता हूं, जो नंबरिंग है उसी को, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन होगी। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है भाई? बिहारी, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। तो देखो प्रिय प्रवास के रचनाकार वो हरिऔध है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सॉरी मैं अज्ञे जी का आ गया। इनका पूरा नाम क्या है यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना। हरिऔध देख लेना, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है इनका। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे लास्ट में है ना, तो मतलब अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो अंत में हम उनको शॉर्ट में अज्ञे बोल देते। उसी तरह ये हरिऔध है, इनका भी कुछ पूरा नाम है और लास्ट में इनका आता है हरिऔध। तो इनका पूरा नाम आप देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी चलता हूँ, आगे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो प्रिय प्रवास के लेखक या रचनाकार कौन है? तो हरिऔध हैं, ठीक। हाँ याद आ गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आगे हम लोग का देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि अब ये ग्रामर सेक्शन से, मतलब हिंदी व्याकरण सेक्शन से आ गया। देखो नाना वहां नाना वेशा, बीएसएस समाजनिज देखा में कौन सा रस है। देखो सिंपल यहाँ पे मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है कि जैसे मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि जब शिव जी की शादी होने जाती है तो उनके बारात में बहुत प्रकार के वेशभूषा पहने हुए, ठीक है, लंगड़े लूले बहुत प्रकार के लोग मतलब दिखाई देते हैं और उनको देखकर लोगों के हृदय में एक तरह से हंसी का भाव उत्पन्न होता है। तो जहाँ हंसी का भाव उत्पन्न हो वहाँ हास्य रस होता है, सिंपल। इसका ये सेकंड ऑप्शन सही, ये करोड़ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक, हास्य रस है इसमें। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देखो सोरठा के, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सोरठा के विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। अब देखो ये चरण क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब आप जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, ये वाला पढ़ा होगा, जैसे पढ़ते हैं ना ऐसे, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। तो इसमें आप देखे होंगे ऐसे लाइन लिखी होगी, फिर कामा, फिर लाइन, और फिर यहाँ नीचे एक लाइन लिखी होगी, फिर कामा, फिर यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। तो इसमें जो पहला और तीसरा चरण हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे विषम चरण, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आप लोग का किसमें आएगा? विषम में, और जो सेकंड होगा और फोर्थ जो ये होगा ये आप लोग का सम चरण होगा। तो यहाँ कह रहे कि सोरठा के विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। तो देखो जो सोरठा होता है, ठीक है, उसके पहले मतलब जो पहला चरण हो गया, ठीक है, और जो आप लोग का तीसरा चरण हो गया यानी विषम चरण हो गया, उसमें मात्राओं की संख्या 11 होती है। बाकी इसका मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि मतलब कैसे इसको हम मात्रा गिने, कैसे पहचाने। कोई मतलब मान लो हमें सोरठा की लाइन ही दे दी तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सोरठा है कि रोला है कि दोहा है, इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अभी याद केवल ये रखिएगा कि सोरठा के विषम चरणों यानी अर्थात पहले
और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है और सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। देखो ये आप लोग का जो शायद तुलसीदास, ये आप लोग का पद्य भाग में ये फर्स्ट चैप्टर है ना, उसी में से ये लाइन ली गई है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। इसमें आप लोग सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक है। ये 11वें प्रश्न में कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि अपहरण में उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो देखिए अपहरण, हरण से पहले ये अप लगा है, तो ये अप क्या है, एक तरह से बोले तो उपसर्ग है। तो हरण गलत, अगलत, ये अप सही है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि अप तो है ना हम लोग का उपसर्ग, अप यहाँ पे उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर चतुराई में प्रत्यय है। अब प्रत्यय जो बाद में लगा होता है, तो देखो चतुर और प्लस आई यहाँ पे जुड़ा है। देखो इसका आप अलग अलग करोगे तो चतुर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है अंत में, आई। तो ये ग ऑप्शन सही है। ठीक, 13 नंबर आई होप आप लोग को प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि शताब्दी में कौन सा समास है। देखो शताब्दी मीन्स 100 वर्षों का समय, ठीक है। एक दशक होता है, दशक मीन्स 10 वर्षों का समय। तो यहाँ क्या बोध हो रहा है, हमें संख्या का बोध हो रहा है, और जहाँ संख्या का बोध होता है वहां पे द्विगु समास होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलो हम लोग 14 के बाद 15 नंबर, इधर अगर 15 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख सकते हो, ठीक है, कि कुम्हार का तत्सम रूप होगा। देखो कुम्हार तद्भव जो दो शब्द मतलब होते हैं, एक तत्सम शब्द, एक तत्सम और एक तद्भव। तद्भव क्या होता है, मतलब बिगड़े हुए शब्द होते हैं। शुद्ध जो शब्द होते हैं संस्कृत के, वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुम्हार एक बिगड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम रूप हमें ये शुद्ध रूप पूछ रहे हैं। कुम्हार क्या है, तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम पूछ रहे हैं। तो तत्सम क्या होगा कुम्हार का, बताओ। कुमार होगा कि कुहार होगा कि कुंभकार होगा कि काष्ठ होगा। तो देखो कुमार भी गलत है और कुहार भी गलत है, ये कुंभकार होगा, क्योंकि ये कुहार और कुम्हार ये दोनों तद्भव रूप हैं, ठीक है। आप एक देखे होंगे जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको ही कुंभकार कहते हैं, ठीक है। और ये शुद्ध मतलब शुद्ध रूप तत्सम रूप है, इसी से बिगड़कर आप लोग का कुहार और ये कुम्हार शब्द बने हैं। क्लियर। तो ये 15वां प्रश्न कि कुम्हार का तत्सम रूप होगा, तो ये ग ऑप्शन सही है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला 15 के बाद हम लोग 16 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में आग का परिवाची शब्द है अग्नि। पहला ही ऑप्शन सही है, और इसको लड़के देखो ओएमआर में सीधे भरेंगे कि पहला है भैया रंग दो पहला गोला, और फिर बाद में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मतलब पछताने लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये जलज तो मान लो गलत है, ये पावक भी होता है। तो फर्स्ट सेकंड ये मतलब फर्स्ट और थर्ड जो दोनों ऑप्शन सही हो गया, और ये देखो चौथा ऑप्शन क एवं ग दोनों सही है, तो ये 100% ऑप्शन सही है। तो इसका घ ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, न कि पहला या दूसरा, क्योंकि ये दोनों आग के परिवाची शब्द है और इन दोनों को अपने आप में ये इंक्लूड किया है अपने आप में, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो इसको थोड़ा आप लोगों को मतलब ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सारा ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पहला देखे आप लोगों ने मतलब गोले पे ऐसे रंग दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, आप लोग देख सकते हो कि यद्यपि में संधि है। ओके, यद्यपि में कौन सी संधि है, देखो यदि प्लस अपि, यदि अ, यदि ई आ रहा है, ई प्लस अपि यानी अ, और ऐसा गुण देखने को मिलता है यण संधि में। यद्यपि में कौन सी संधि है, गुण संधि, सॉरी यण संधि, ठीक है। और देखो भाई थोड़ा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप संधि अच्छे से नहीं पढ़े हो तो। बाकी मैं संधि की एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको संधि के सारे टाइप के बारे में बता दूंगा, क्योंकि संधि भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे चलकर भी आपको बहुत काम आने वाली है। तो अभी केवल यहाँ पे ये याद रखें कि यद्यपि में यण संधि है, बाकी ये कैसे है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। देखो इसको तो आपको याद कर लेना भाई, ये मधु का और नीचे ये नदी का, इन दोनों का आपको याद कर लेना है। और ये एक नीचे और प्रश्न है 20 नंबर पठ धातु का रूप, इन तीनों को आपको याद कर लेना है अगर ये तीनों प्रश्न अगर आपको सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। क्यों, देखो आप पठ धातु का याद कर लेते हो ना, तो आपका मतलब इसमें 2-3 धातुओं का होता है। जैसे पठ धातु का होता है, एक हंस धातु का होता है, एक लिख धातु का होता है, 3 धातुओं का ही आता है हमेशा आप लोग के एग्जाम में। तो अगर आप एक पठ धातु का याद कर लेते हो तो उसी के आधार पे 2 धातुओं का भी मतलब आपको एक तरह से बोले तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और इसके मतलब 5 टाइप होते हैं इसमें आपके,
पट धातु को जैसे यहाँ लट लकार है, लोट लकार, लीट लकार, ऐसे कर कर 5 होते हैं, तो पांचों टाइप आपको याद करने पड़ेंगे। और उसी प्रकार इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। और उसी प्रकार देखो आप लोग का ये जो ऊपर है, ठीक है, ये आप लोग का ये जैसे मधु का रूप हो गया, ठीक है, और आपका ये नीचे नदी का रूप हो गया। ये लगभग आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है, तो आप मधु का और नदी का 2 रूप याद कर लीजिएगा, इसी में से आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो वो तो मधुव्य होगा, लेकिन यहाँ बताने से मेरे क्या कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस आप लोग ये सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है तो ये तो हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ बहुवचन पूछा है, एक वचन पूछ दे, यहाँ चतुर्थी विभक्ति पूछा है, तृतीय पूछ दे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सबसे अच्छा कि आप मधु का रूप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ देखो नदी का है कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा, वो क्या होगा, आप ऑप्शन है कि नदौ, नदिव्या, नदीवी, नदीशु। अब इसमें क्या होगा भाई 19वें ऑप्शन में, तो फिर आप यहाँ पे भी शायद आपको दिक्कत मतलब झेलना पड़े। तो देखो इसका तो मैं बता दूंगी, नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप नदीवी होगा, लेकिन ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है, मतलब पूरा रूप याद कर लेना। केवल ये याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम डिट्टू ये क्वेश्चन फंस जाता है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई अलग, जैसे यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, एक वचन पूछ दे, बहुवचन पूछा है, ये यहाँ पे तृतीय चतुर्थी पूछ दे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो पूरा रूप याद आप कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे आपका ये है कि पट धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। ओके, अब देखो यहाँ लट लकार का है, लट लकार ये नहीं, पहला ही पठती पठता पठंती, आप पढ़ते हो ना कि पठती पठता पठंती, पठसी पठथ पठत, पठामी पठाओ पठामा। तो देखो पठामी पठाओ पठामा, इसका उत्तम पुरुष पूछा है, यानी तीसरा वाला पठामी पठाओ पठामा, और एक वचन पूछा है तो पहला ही पठामी होगा, ये वाला, ये ऑप्शन सही है। अब आप लोग कहोगे आप कैसे ऐसे मार दिए, तो देखो मुझे ये याद है चीजें, इसलिए मैं फटाक से ऐसे मार दे रहा हूँ। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा इसमें। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छी ये इन तीनों चीजों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इन तीनों अभी जो ये मतलब ये तीनों 20वां 19वां, ठीक है, और उसके ऊपर 18वां, ये मतलब इन तीनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाली चीजें हैं, तभी आप प्रश्न को कर पाओगे, इसको इसमें कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार देखो हमने ये 20 के 20 जो ऑब्जेक्टिव थे इनको हमने सॉल्व कर दिया। ये सारे के सारे प्रश्न आपके ओएमआर पे आपको भरने होंगे, ठीक है। अब ओएमआर शीट पे कैसे आप लोग भरोगे, इससे रिलेटेड मैं आप लोग की जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। ओएमआर शीट मेरे पास आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भरा जाएगा पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।